हेलो स्टूडेंट और मेरे यूट्यूब फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं मानता हूं कि उसको हर एक स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। न केवल स्टूडेंट को ही बल्कि समाज में रहने वाले हर एक इंसान को इस टॉपिक के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरुष जनन तंत्र। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दुनिया में जो भी जीव होते हैं वो जीव दो तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। पहला जो होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल मिलते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर सारी प्रोसेस होने के बाद चाइल्ड बर्थ होता है। लेकिन इसी संसार में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल जो है इसमें अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक ही जीव के अंदर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, और वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में चलते हैं। इसमें से बहुत सारे जो कॉमन सवाल होते हैं, पुरुष के अंदर जो स्पर्म बनता है वो कहाँ पर बनता है, और जो ये वीर्य नाम की चीज होती है ये क्या चीज होती है, क्या स्पर्म और वीर्य वीर्य जिसको इंग्लिश में सीमेन बोलते हैं, ये दोनों चीज एक ही होती है या ये दोनों चीज अलग अलग होती है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसको आज मैं यहाँ पर आप सबके सामने क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रिप्रोडक्शन कहते किसको हैं। तो मेल जो होता है उसके अंदर जो है टेस्टिस पाया जाता है, और टेस्टिस ही शरीर का वो हिस्सा होता है जो कि स्पर्म, जिसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, उसको बनाता है। फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल के अंदर ओवरी पाई जाती है, और यही ओवरी जो है वो अंडे बनाती है, जिसको इंग्लिश में या तो ओवम बोलते हैं या तो एग बोलते हैं। अब जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो मेल जब अपना स्पर्म फीमेल के अंदर छोड़ता है तो इस चीज को बोलते हैं इंसेमिनेशन। और जब एक बार पुरुष जो है अपना स्पर्म महिला के अंदर छोड़ देता है तो फिर उसके बाद जो महिला का अंडा है और पुरुष का जो शुक्राणु है ये दोनों आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद फिर ये जाइगोट धीरे धीरे करके गर्भाशय में डेवलप होने लगता है और बड़ा होने लगता है, और उसके बाद 9 महीने बाद जो है फिर बच्चे का जन्म होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब आप मेरे बगल में ये जो इमेज दिख रही है उसको ध्यान से देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये साइड व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होता है किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इसमें मेजरली दो चीजें आती हैं। एक आता है टेस्टिस और दूसरा होता है सेक्स हार्मोन। अगर किसी पुरुष में टेस्टिस ही नहीं होगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, और जब स्पर्म नहीं बनेगा तो फिर आगे की कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। इसीलिए जो है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। पुरुषों के अंदर टेस्टिस के अंदर ही एक हार्मोन जो है निकलता है, बनता है, और इसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी मेल के अंदर। उसको मैं टेस्टिस के बारे में भी टेस्टिस की पूरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, और ये जो हार्मोन होता है ये कहाँ बनता है, कैसे काम करता है, उसकी आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ये मतलब होता है कि जब टेस्टिस ने एक बार स्पर्म बना दिया तो उस स्पर्म को पुरुषों के अंदर से जो है लेकर महिला के जननांग तक पहुंचाने के लिए जो भी अंग जरूरी होते हैं उसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को भी 3 सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो पहला सब पार्ट है वो एसेसरी डक्ट्स होते हैं। एसेसरी आप कैनाल भी इसको कह सकते हैं, जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और जो इसमें दूसरा सब पार्ट होगा वो एसेसरी ग्लैंड्स का होता है। और जो तीसरा पार्ट होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का वो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब आप इस इमेज से समझने की कोशिश करिए कि एक बार टेस्टिस के अंदर जो है वो स्पर्म बन गया। अब ये स्पर्म पुरुष के टेस्टिस से निकलकर और फिर ये बाहर पुरुष के कैसे निकलेगा,
तो उसके लिए जो होता है वो डक्ट्स होती है पुरुषों के अंदर। डक्ट्स का मतलब ये होता है कि एक तरह की कैनाल होती है, एक तरह की नसें होती है जिसके अंदर से स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट करते हुए बाहर निकलता है पुरुषों के अंदर से। इसीलिए जो है एसेसरी डक्ट्स होती हैं। अब ये एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती है, तो इसमें जो पहला पार्ट आप इस इमेज को देखिए, तो टेस्टिस के अंदर जब बना तो उसमें जो सबसे पहले स्पर्म आगे बढ़ेगा वो जाएगा स्मॉल डक्ट्स में। स्मॉल डक्ट के बाद जो स्पर्म है वो जाएगा वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया और वास डिफरेंस में अंतर होता है, उसको मैं आगे क्लियर कर दूंगा। उसके बाद वासा इफ्रेंसिया से ये जो स्पर्म होता है वो जाता है एपिडेडाइमिक में, और एपिडेडाइमिक का बहुत ही ज्यादा रोल होता है, उसको मैं आगे पूरा डिटेल बताऊंगा। एपिडेडाइमिक में कुछ दिन के लिए स्पर्म ठहरता है और उसके बाद फिर स्पर्म जो है वो आगे वास डिफरेंस के अंदर से होता हुआ आगे बढ़ता है। वास डिफरेंस को स्पर्म क्रॉस करते हुए फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचता है और फिर स्पर्म इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ पुरुष से बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसको एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है करती हैं। ये एक तरह का रास्ता होता है जिससे होकर जो है स्पर्म पुरुष के अंदर से बाहर निकलता है। स्पर्म के इसी रास्ते में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिसको हिंदी में ग्रंथियां बोलते हैं, वो भी आकर मिलती हैं। तो 3 ग्रंथियां होती हैं जो इस रास्ते में आके मिलती हैं। इसमें जो पहला होता है वो होता है सेमाइनल वेसाइकिल, इसमें जो दूसरा होता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसमें जो तीसरा होता है वो होता है कूपर्स ग्लैंड। अब ये जो सेमिनल वेसाइकिल है वो एक पेयर इसका पाया जाता है, यानी कि 2 सेमिनल वेसाइकिल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक पेयर यानी कि 2 कूपर्स ग्लैंड इसी जो कैनाल है आकर इसी में मिलती हैं। और इसमें जो अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात कर लेते हैं, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है उसको पेनिस बोलते हैं। अब एक बार आप फिर से स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को समझने की कोशिश करिए। आप इस इमेज को देखिए, टेस्टिस में स्पर्म बना, स्पर्म बनने के बाद फिर ये गया स्मॉल डक्ट्स में, स्मॉल डक्ट्स के बाद फिर स्पर्म आगे बढ़ा और गया वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया के बाद स्पर्म फिर और आगे मूवमेंट किया और वो गया एपिडेडाइमिक में। एपिडेडाइमिक में ये 1 वीक के लिए वहां पर ठहरता है। उसके बाद फिर ये चला जाता है वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस जब इजैकुलेटरी डक्ट से मिलती है उसी में ही जो है ये जो ग्लैंड्स मैंने बताई 3 एसेसरी ग्लैंड्स, ये जिसमें सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट और कूपर्स ग्लैंड, ये वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट जहां पर मिलते हैं उसके पहले ही ये तीनों ग्रंथियां भी इसी वास डिफरेंस वाली डक्ट में आकर मिल जाती हैं। और जो ये तीनों ग्लैंड्स होती हैं, ये तीनों ग्लैंड्स जो है ये फ्लूइड्स निकालती हैं और स्पर्म जो है इन फ्लूइड्स में मिल जाता है और फिर ये आगे इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ पुरुष से बाहर निकल जाता है। अब एक चीज आप और गौर करिएगा, मैंने ये बताया कि स्पर्म बनता है टेस्टिस में, मैंने ये नहीं बताया कि सीमेन बनता है टेस्टिस में। तो बनता तो स्पर्म है, लेकिन फिर ये जब निकलता है तो वो सीमेन कैसे बन जाता है। तो जो ये स्पर्म होता है ये टेस्टिस बनाता है, और टेस्टिस जब ये आगे बढ़ते हुए वास डिफरेंस में पहुंचता है, और वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट आप देखिए इसके बीच में ही सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ये जो तीनों ग्लैंड्स होती हैं ये बहुत सारा फ्लूइड्स छोड़ती हैं जिसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा और उसका काम क्या होता है जो ये फ्लूइड ये छोड़ती हैं। तो फिर स्पर्म वास डिफरेंस में ही जब इन फ्लूइड्स के साथ में मिलता है तो स्पर्म जो है वो चेंज हो जाता है सीमेन में, और जब सीमेन है फिर वो आगे जो है जब पुरुष इजैकुलेट करता है तो यही सीमेन आगे इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीमेन जो है वो अलग चीज होती है, स्पर्म जो है वो अलग चीज होती है। सीमेन का ही एक पार्ट होता है स्पर्म, और सीमेन में 60 से 70% जो फ्लूइड पाया जाता है वो सेमाइनल फ्लूइड होता है। उसके अलावा जो 20 से 30% फ्लूइड होता है वो जो फ्लूइड होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड छोड़ता है। बाकी जो 1-2% फ्लूइड होता है वो कूपर्स ग्लैंड फ्लूइड छोड़ता है। इस पिक्चर में आप एक चीज और बड़े ध्यान से देखिए, ये वास डिफरेंस जो है जब इजैकुलेटरी डक्ट में आकर खुल रहा है, जहां पर आप ऊपर से देखिए कि ब्लैडर से होता हुआ
ये एक डक्ट और आ रही है, वो भी इसी इजैकुलेटरी डक्ट में खुल रही है। तो एक चीज आप समझिए कि पुरुषों के अंदर जो यूरिन पास करने का रास्ता है वो, और जो पुरुष को स्पर्म पास करने का रास्ता है, ये दोनों रास्ता एक ही होता है। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि जब पुरुष पेशाब करता है, यानी कि जब यूरिन अपने शरीर से बाहर निकालता है, तो फिर उस समय जो ये सीमेन है वो बाहर नहीं निकलता। और अगर एक बार जब सीमेन बाहर निकलता है तो उस समय यूरिन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये मेल के अंदर होता है। फीमेल में लेकिन अलग चीज होती है। फीमेल में यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, मूत्र मार्ग होता है, वो अलग होता है। और जो उनका जो वजाइना होती है, जो सेक्स करने वाले पार्ट होता है, वो अलग होता है। अब टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो टेस्टिस जो होता है वो ओवल शेप में होता है और एक पेयर में पाया जाता है। एक पेयर का मतलब ये होता है कि पुरुषों के अंदर 2 टेस्टिस पाया जाता है। अब जो इसका वेट होता है वो लगभग 15 से लेकर 18 ग्राम होता है। इसके अगर साइज की बात कर ले तो इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी विड्थ होती है वो लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। और अगर इसके लोकेशन की बात कर ले तो जो टेस्टिस पाए जाते हैं वो स्कॉटम में पाए जाते हैं। ये जो स्कॉटम नाम की चीज होती है जिसके अंदर दोनों जो टेस्टिस होते हैं वो पाए जाते हैं, ये भी बड़ी प्यारी चीज होती है। और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेस्टिस का हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा कम रहता है। अगर ये बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम नहीं रहेगा तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, यानी ये टेस्टिस जो है वो स्पर्म बना नहीं पाएंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। स्कॉटम के काम करने का तरीका बहुत ही अनोखा है। जब बॉडी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है हमारे, तो ये स्कॉटम जो है ये अब उसके अंदर जो टेस्टिस पाया जाता है उस टेस्टिस को ये नीचे की तरफ जो है लेके चला जाता है। और जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये जो टेस्टिस को लेकर शरीर की तरफ लेकर चला आता है। तो इस तरह से ये काम करता है। आपने भी देखा होगा कि जो दोनों गोलियां होती हैं कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती है। ये जो ऊपर नीचे जाती हैं ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही ऊपर नीचे जाती रहती हैं। टेस्टिस से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब बच्चा माँ की पेट में होता है और माँ की पेट में लगभग जब उसकी उम्र 7 महीने से कम होती है तो उस समय ये जो दोनों टेस्टिस होते हैं ये स्कॉटम में बच्चे के नहीं होते, बल्कि ये दोनों टेस्टिस जो है वो बच्चे के एब्डोमेन में पाए जाते हैं। और जैसे ही बच्चा 7 महीने से और ज़्यादा होने लगता है, उसकी उम्र 7 महीने से बढ़ने लगती है, तो फिर ये जो दोनों टेस्टिस होती हैं, जो दोनों गोलियां होती हैं, वो सरक कर स्कॉटम में आ जाती हैं। और बच्चे के बर्थ के समय हमको दिखता है कि ये जो दोनों गोलियां हैं वो शरीर के बाहरी पार्ट स्कॉटम में ही हैं। एब्डोमेन से ये जो दोनों टेस्टिस हैं उसको स्कॉटम में आने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, तो उस रास्ते को बोलते हैं इन्ग्विनल कैनाल। तो इस चीज को आप जरूर जो है ध्यान में रखिएगा। कभी कभी कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि 7 महीने के बाद ये जो दोनों टेस्टिस हैं वो जो टेस्टिस है ये एब्डोमेन में ही रह जाता है, ये सरक कर स्कॉटम में नहीं आता है। इस चीज को बोलते हैं क्रिप्टोचाइडिसम। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर ये जो दोनों टेस्टिस हैं वो स्कॉटम में नहीं आएंगे तो फिर उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि मेल जो है वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों होता है? जैसा मैंने पहले ही बताया है कि जो दोनों टेस्टिस होते हैं जब वो स्कॉटम में होते हैं तो स्कॉटम जो है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से हमेशा 2 डिग्री 2.5 डिग्री कम होगा। तो अगर जो ये टेस्टिस है वो एब्डोमेन में ही रह जाता है बच्चे के, तो फिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, यानी टेस्टिस जो है वो स्पर्म नहीं बना पाएंगे। और जब स्पर्म नहीं बनेगा तो फिर मेल जो है वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा और वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो दूसरा पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि सेक्स हार्मोन होता है। तो मेल के अंदर केवल एक जो है प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और ये स्पर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही जो मेल होते हैं उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, जैसे उसको दाढ़ी मूछे आती हैं, उसके आर्मपिट में जो है हेयर आते हैं, प्यूबिक हेयर आते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये टेस्टोस्टेरोन की ही वजह से होती हैं। अब टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो आप इस इमेज को देखिए, इसमें जो टेस्टिस है उसको एक लेयर कवर करके रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है ये लेयर के 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। आउटर लेयर के नीचे देखिए एक दूसरी लेयर पाई जाती है जिसको मिडिल लेयर भी बोल सकते हैं, और इसको जो साइंस की भाषा में नाम दिया गया है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको ट्यूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं। आप इस पिक्चर में ध्यान से देखो, आपको सारी चीजें एक एक करके दिख जाएंगी। टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर एक लोब्यूल में 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस टेब्यूल पाया जाता है। यही सेमिनिफेरस टेब्यूल वो चीज होती है जहां पर स्पर्म बनता है, इसी के अंदर स्पर्म बनता है। सेमिनिफेरस टेब्यूल के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसको लेडिंग सेल बोलते हैं, और यही सेल वो सेल होती है जो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाती है। अब इस इमेज में जो येलो कलर वाला पार्ट है वो सेमिनिफेरस टेब्यूल वाला पार्ट है, इसके अंदर स्पर्म बने, और फिर आप देखिए ये जो सेमिनिफेरस टेब्यूल है वो आगे जाके एक इकट्ठा हो जा रही हैं और गुच्छा टाइप का बना ले रही हैं, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। तो स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस टेब्यूल से होता हुआ रेटी टेस्टिस में पहुंच जाता है। रेटी टेस्टिस के बाद फिर आगे देखिए ये जो येलो वाला पार्ट है वो 10 से 15 ब्रांच में बदल गया है, तो इसी चीज को बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। तो वासा इफ्रेंसिया जो होता है वो टेस्टिस के अंदर का पार्ट होता है, और वासा डिफरेंस जो होता है वो टेस्टिस के बाहर का पार्ट होता है। तो इस चीज को आप ध्यान जरूर देखिए। अब वासा इफ्रेंसिया कहाँ पर जाकर मिल रहा है? एपिडेडेमिक में जाके मिल रहा है। एपिडेडेमिक का काम क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जब एक बार स्पर्म बनता है तो वो इमेच्योर होता है, फिर वो आगे बढ़ते हुए जब एपिडेडेमिक में पहुंचता है तो एपिडेडेमिक में ये 1 सप्ताह के लिए 1 वीक के लिए यहीं पर ठहर जाता है, और यहीं पर ये मेच्योर होता है। तो स्पर्म को मेच्योर होने में 1 सप्ताह का समय यहाँ पर लगभग लग जाता है। अब एपिडेडेमिक में जब ये मेच्योर हो जाता है तो मेच्योर होने के बाद स्पर्म जो है आगे की तरफ मूवमेंट करता है, और मूवमेंट किसके थ्रू करता है? वास डिफरेंस वाली कैनाल के थ्रू। अब स्पर्म वास डिफरेंस से निकलकर आगे आता है, और एम्प्यूला नाम की एक डक्ट जगह होती है, वहां पर आकर ये परमानेंट स्टोर हो जाता है। और जब पुरुष इजैकुलेट करता है तो फिर ये जो स्पर्म होते हैं ये एम्पुला नाम की जगह से निकलते हुए ये इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचते हैं, और वहीं से फिर ये बाहर निकल जाते हैं। अब जैसा वीडियो के बीच में ही मैंने बताया था कि जब स्पर्म वास डिफरेंस से आगे बढ़ते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में मिलने वाले होते हैं, उसके पहले ही जो 3 एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो आकर वास डिफरेंस वाली जो डक्ट है उससे मिल जाती हैं। तो इसमें मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो सेमिनल वेसाइकिल है वो अपना फ्लूइड छोड़ती है जो स्पर्म में जाकर मिल जाता है, और जो सेमिनल वेसाइकिल है ये 60 से 70% फ्लूइड इसी का होता है। सेमिनल वेसाइकिल जो फ्लूइड छोड़ती है उस फ्लूइड में कई सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि स्पर्म को हेल्दी रखती हैं। अब इसमें जो चीजें होती हैं उसमें मैक्सिमम पार्ट होता है फ्रक्टोज का, बहुत सारा पार्ट होता है प्रोटीन और आइनोसाइटोल का। अब इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी आकर वास डिफरेंस वाली डक्ट में मिलता है, और ये भी जो है 20 से 30% फ्लूइड छोड़ता है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड वाला फ्लूइड होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारा ग्लूकोज पाया जाता है। इसके अलावा ये जो है ये स्पर्म को एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो पुरुष की जो यूरिन वाली ओपनिंग होती है, जो पेशाब वाला रास्ता होता है, और जो स्पर्म वाला रास्ता होता है, दोनों एक होता है। ऐसे में जब जो पुरुष का स्पर्म है वो पेशाब के रास्ते से जब बाहर निकलेगा तो एसिड मीडियम की होने की वजह से स्पर्म यहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये इसका फ्लूइड जब स्पर्म में जाके मिलता है तो ये उसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देता है, जिससे स्पर्म की
एसिड मीडियम में रक्षा होती है और वो स्वस्थ बना रहता है। कूपर ग्लैंड जो है ये भी फ्लूइड छोड़ता है, लगभग 2 से 3% जो स्पर्म में आकर मिलता है। कूपर ग्लैंड भी जो है ये इसका भी अपना अनोखा रोल होता है। तो कूपर ग्लैंड जो फ्लूइड इस छोड़ता है और स्पर्म में जो मिलता है ये फ्लूइड में लुब्रिकेंट होते हैं। तो इस लुब्रिकेटिंग एजेंट की वजह से ही जो है सेक्स के दौरान लुब्रिकेशन होता है और पेन नहीं होता। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया की भी बात कर लेती हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो पार्ट होता है उसको पेनिस कहते हैं। अब इसके अंदर की पूरी प्रोसेस मैंने आपको पहले ही समझा दी। एक्सटर्नल जो पेनिस होता है, पेनिस के जो सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है रेड कलर का, जिसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, तो इसमें बहुत सारी जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो यहाँ पर होती हैं। तो ये एक सेंसिटिव पार्ट होता है पुरुषों का। कोई भी पुरुष जब एक बार इजैकुलेट करता है, जब वो एक बार अपना सीमेन निकालता है, तो एक बार वो लगभग 2 से लेके 3 ml सीमेन निकालता है। और ये 2-3 ml सीमेन में अगर स्पर्म की संख्या की बात करें तो ये संख्या होती है 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक। और अगर किसी पुरुष के पर इजैकुलेशन में स्पर्म की जो संख्या है वो अगर 20 मिलियन से कम है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उस पुरुष के अंदर स्पर्म की संख्या कम है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। और इस चीज को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। तो फ्रेंड, ये मैंने पूरी डिटेल बताई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।